नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, स्पेशली यूपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी यूपी टेट देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर मैंने सीडीपी के 500 प्लस वन लाइनर्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके कुछ बेसिक फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो यूपी टेट होता है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक आपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिए हैं सारे। कंसेप्ट बेस्ड जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी किए थे, प्रैक्टिस भी की थी हमने। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिक कुछ फैक्ट जो होते हैं वो मैंने एक साथ यहाँ पर मिक्स करके लेकर आई हूँ। पूरी सीडीपी की कंप्लीट सीडीपी के जो बेसिक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको वन लाइनर, एक एक लाइन के फैक्चुअल जो होते हैं, एक एक लाइन के जो फैक्ट हैं वो आपके यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। 500 प्लस आपके फैक्ट है, पूरी एक ही वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी टेट में स्पेशली देखने को मिलेंगे। आपके सीटेट के लिए भी ये यूजफुल रहेगी, लेकिन यूपी टेट के लिए तो बहुत ज्यादा खास ही आपकी ये वीडियो रहेगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला है आपका बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास हिंदी में ही अवेलेबल हो पाए हैं तो मैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ड्स है वो इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करती हुई चलूंगी। तो इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ ट्रांसलेट करती हुई चलूंगी। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और साथ साथ आप नोट करते जाइएगा। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, जो बच्चे के विकास का सिरस्थ सिद्धांत है, या अगर हम कहें सीक्वेंस में भी आपका इसका आ सकता है कि किसी एक सीक्वेंस में हो, कि आपका सीक्वेंस क्या होती है, या सिर से पैर तक का एक सिद्धांत हमने जो देखा था उसके अनुसार सही क्या है। उसके अनुसार सही है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है सिर से लेकर पैर की ओर होता है। यानी कि जो सीक्वेंस होती है वो हमने देखा था जब हमने प्रिंसिपल्स किए थे डेवलपमेंट के, तो उसमें देखा था कि डेवलपमेंट की एक सीक्वेंस होती है। वो क्या होती है? एक तो होती है आपकी हेड टू टो, यानी कि सिर से लेकर पैर तक की, और दूसरी होती है आपके सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से लेकर परिधि की ओर, जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो आपकी सीक्वेंस होती है, इनसे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, वन लाइनर में भी आपके एक में से दो निकल गए, तीन निकल गए। एक तो होता है आपके सीक्वेंस हेड टू टो, कि बच्चे का पहले सिर डेवलप होता है, फिर बच्चे के हाथ डेवलप होते हैं, धीरे धीरे जो है बच्चे की पीठ डेवलप होती है, पैर डेवलप होते हैं। इस तरीके से सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट चलता है। और दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर। इसको डिटेल में समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत होता है। विकास की डेवलपमेंट के आपके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, उनमें से एक ये होता है कि सभी की जो विकास की दर होती है वो समान नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डेवलपमेंट की सीक्वेंस होती है, अगर कोई कहे सीक्वेंस यानी कि क्रम, क्रम आपका हमेशा सेम होता है, कि आपका सेम सीक्वेंस में चलेगा। हर एक बच्चे का पहले सर ही डेवलप होगा, लास्ट में पैर ही डेवलप होगा। ये सीक्वेंस आपकी सेम रहेगी, हेड टू टो या सेंटर टू पेरिफेरी। लेकिन जो इसकी दर होती है, दर यानी कि स्पीड, जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो कभी भी सेम नहीं होती है, नॉट सेम। ये डिपेंड करता है, किसी की स्पीड कम होती है, किसी की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विकास जो होता है वो डैश से डैश की ओर होता है, यानी कि डेवलपमेंट आपका कहां से कहां तक की ओर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इंग्लिश में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक। या आपके इसके और भी नाम हमने पढ़े थे जब डिटेल से देखा था। और नाम क्या होते हैं आपके? ग्रोस टू फाइन। पहले आपकी ग्रोस स्किल डेवलप होती है, बाद में आपकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। या इजी टू कॉम्प्लेक्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से लिखा हो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिलाकर पहले जनरल चीजें, बड़ी बड़ी मसल्स डेवलप हो जाती है, जनरल चीजें डेवलप हो जाती है। जैसे पहले आपका पूरा हाथ डेवलप होगा,
हाथों की पूरी मसल्स डेवलप होगी। बाद में उसके डिटेलिंग में आप जाएंगे, स्पेसिफिक में आप जाएंगे कि आपकी फिंगर्स डेवलप हो रही है। ठीक है, पहले आप पूरे हाथों से का यूज इस्तेमाल करना सीखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट उठाता है बच्चा तो पूरे हाथ से उठाता है, आपने देखा होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके हाथ में आप गिलास दीजिए तो वो पूरे दोनों हाथों से पूरी हथेली का इस्तेमाल करके जो है गिलास को पकड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाता है अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना, वो स्पून को पकड़ना, पेन को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना सीख जाते हैं। तो पहले बच्चे का हमेशा जनरल जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़ी मसल्स होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स जो है डेवलप होती है, सामान्य चीजें डेवलप होती है, और बाद में स्पेसिफिकली अलग अलग डिटेलिंग में जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु हो चाहे वो मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान के सिद्धांत का अनुसरण करती है। ये एक डेफिनेशन है जिसमें हरलोक ने ये डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी जाति हो, चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, हर एक अपनी जाति के अनुसार, जानवर के जो सिद्धांत होते हैं, जो एनिमल से रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अनुरूप कार्य करते हैं, और जो ह्यूमंस है वो ह्यूमन के जितने भी मॉडल्स या प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये डेफिनेशन हरलोक ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विकास के सभी आयाम। आयाम का मतलब है आपका आस्पेक्ट्स, जिसको हम पहलू भी कह देते हैं। विकास के जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है आपके, चाहे फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, आपका कॉग्निटिव है, ये सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ये आपका एक सिद्धांत है जिसको हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। को रिलेटेड या इंटरेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या इंटर रिलेटेड भी आप इसको कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी कि आपका इसमें क्या कहा था हमने, इसमें ये कहा गया था कि जो आपके जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक डेवलपमेंट, एक एस्पेक्ट अगर आपका कम डेवलप हुआ तो बाकी सभी पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग व्यक्ति है, उसका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा, उसकी स्पीड जो है वो अलग अलग होगी। ये बात डगलस और होलैंड ने कही थी। ठीक है, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये डेफिनेशन स्किनर ने दी थी। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपका निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या था कि आपका जो डेवलपमेंट है वो आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी भी पॉज नहीं होता, रुकता नहीं है, या कहें कंटिन्यूअसली चलता रहता है, धीरे धीरे आपका जो है डेवलपमेंट चलता है। कोई भी चेंज आप में एकदम से नहीं आता कि अचानक रातों रात आप में कोई चेंज आ गया। धीरे धीरे जन्म से लेकर या कहें गर्भावस्था से लेकर आपका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहता है। आप में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं, अचानक से एकदम से कोई चेंज आ जाए ऐसा नहीं होता। ये बात स्किनर ने कही थी। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा था, यानी कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन सब ने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आपका बाल विकास होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला आपका शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी एज। ठीक है, साथ साथ आप लिखते जाइएगा, स्पेशली इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, और किशोर अवस्था यानी कि आपका एडोलसेंस। आपका जो ये चाइल्डहुड है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड, या नहीं तो मेन आपकी 3 ये ही अवस्था मानी जाती है जो कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। यही रीजन है कि आप यहाँ पर जो सीडी भी पढ़ रहे हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एडोलसेंस तक बात करते हैं, उसके बाद एडल्टहुड से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि आपका अगर पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा, प्लस पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछा जाए चाइल्ड डेवलपमेंट तो आपको ध्यान रखना है कि एडोलसेंस तक की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में आई ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अगर बात आए तो उसमें आपकी एडल्टहुड भी जो है शामिल हो जाएगी। एडल्टहुड इसमें कौन सी स्टेज आती है ये बच्चों की, जो कि आपकी 18 प्लस स्टूडेंट सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। 18 प्लस के जितने भी आपके एडल्ट्स होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण प्रक्रिया, यानी कि सोशलाइजेशन जो होती है वो कब स्टार्ट होती है।
सोशलाइजेशन आपकी शैशव अवस्था से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि इन्फेंसी से ही आपकी सामाजिकरण की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। कैसे? शुरू से ही बच्चे को हम या घर वाले, परिवार वाले जो है इसको बताना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आपका क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सामाजिकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग काम करना। शुरू से ही बच्चे को बता दिया जाता है। शुरू से उसको अगर गिफ्ट्स देने होते हैं तो जब गिफ्ट दिए जाते हैं तो उनको, अगर कोई लड़की है तो उसको किचन सेट या इस तरह के टॉयज वगैरह लाए जाएंगे, लड़का है तो उसको कार, इस तरह के टॉय, रोबोट, इस तरह के टॉयज लेकर आए जाएंगे। तो शुरू से ही उसकी जो सोशलाइजेशन है वो शुरू हो जाती है। 1-1.5 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं उसको बताया जाता है कि भाई जब बड़े आ रहे हैं तो उनको जय जिनेन्द्र बोलो या उनको नमस्ते बोलो। तो जो है इस तरीके से चीजों को बच्चों को सिखानी शुरू कर दी जाती है। तो इन्फेंसी से ही बच्चे का जो है सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नवजात शिशु का कद, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसके जो हाइट होता है वो होती है 19.5 इंच। ये इंच में है, ध्यान रखिएगा, 19.5 इंच। जो वेट होता है वो होता है 7 पाउंड, 7 पाउंड। शैशव अवस्था को, यानी कि इन्फेंसी को सीखने का आदर्श काल, आइडल एज मानी थी वैलेंटाइन ने। किसने, अगर क्वेश्चन आए कि शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, इन्फेंसी को सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए आइडल एज किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। सबसे तेज शारीरिक विकास, सबसे फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट कब होता है? आपका इन्फेंसी में होता है सबसे ज्यादा। हमने पढ़ा था ये जब हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट देखे थे, टाइप्स एंड स्टेजेस, तो उसमें देखा था हमने। विकास की प्रक्रिया होती है, आपकी जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भ अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। आपका प्रीनेटल पीरियड से लेकर और मृत्यु तक जो है आपका डेवलपमेंट होता रहता है। शैशव अवस्था में जो वृद्धि होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। वृद्धि के अंदर हमें पता है, वृद्धि के अंदर क्या आता है? आपका शारीरिक विकास शामिल होता है, या कहें तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो शामिल होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ही तो वृद्धि के अंदर आता है। और शैशव अवस्था में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा तेज होता है, तीव्र गति से होता है। जन्म से किशोर अवस्था तक की जो गतिविधियां होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको हम किस में पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान में हम इसको पढ़ते हैं क्या? जहां पर हम जन्म से लेकर किशोर अवस्था, एडोलसेंस तक की बात करते हैं। शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज के 4 आपके संवेग होते हैं, 4 सेंसेस होते हैं, 4 फीलिंग्स होती है, इमोशंस। कौन कौन सी? एक तो भय की, क्रोध की, प्रेम की और पीड़ा की। यानी कि आपका डर हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया और आपका पेन। ये 4 आपके संवेग माने जाते हैं। शैशव अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये बात किसने कही? एडलर ने कही। एडलर ने कही कि इन्फेंसी के अकॉर्डिंग या इन्फेंसी के थ्रू हम लाइफ का पूरा एक सीक्वेंस जो है उसको फिक्स्ड कर देते हैं। मनुष्य जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 सालों में बन जाता है। जो व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का जो पर्सनालिटी डेवलप होनी होती है, जो भी कुछ बनना होता है, जो डेवलपमेंट होना होता है, शुरू के 4-5 सालों में डेवलप हो जाता है। ये बात सिगमंड फ्राइड ने जो है वो कही थी। शैशव अवस्था को बालक का क्या, कौन सा काल कहा जाता है? इन्फेंसी को क्या कहा जाता है? निर्माण काल, कंस्ट्रक्शन एज भी इसको कह सकते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपकी 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा तेज होती है? इन्फेंसी में। शैशव अवस्था में बहुत ज्यादा रिपीटेशन जो है बच्चा बार बार करता रहता है। फ्राइड के अनुसार जो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, गर्ल्स में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की लंबाई क्या होती है? 51.5 सेंटीमीटर। अभी हमने ऊपर देखी थी 19.5 इंच, ये आपकी इंच में थी और वेट था 7 पाउंड। और यहाँ पर आपकी जो हाइट है वो है 51.5 सेंटीमीटर के अंदर है और वेट है आपका 3 kg।
ठीक है, यूनिट चेंज है इसलिए आपकी जो है नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका ऑप्शन किसी में भी आए, आपको दोनों में ध्यान रखना है। कितने वर्ष में बच्चे के सभी दूध के दांत जो है वो आ जाते हैं? 1 साल में बच्चे के जितने भी दूध के दांत आने होते हैं वो आ जाते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, यानी कि फिक्स्ड नहीं होती, बिल्कुल अनस्टेबल होती है, कभी एकदम से बहुत तेज धड़कने लगता है, एकदम से स्लो हो जाता है, तो ये अनियमित रहती है, अनस्टेबल रहती है। एक चीज और, यहाँ पर जो ये 1 वर्ष 2 वर्ष इस तरीके की चीजें हैं, ये एक एवरेज है, या जो हाइट वेट दी हुई एक एवरेज है। एग्जैक्टली हर एक बच्चा इतने वेट का हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक एवरेज हाइट या एवरेज वेट दी हुई है, बच्चा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो हड्डियों में आपका कैल्शियम, फास्फोरस और जो खनिज तत्व है यानी कि मिनरल्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और आपके मिनरल्स। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्द, सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स, ऐसे वर्ड जिसका कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। अगर हम कहें 2-2.5 साल का बच्चा बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन वो मीनिंगलेस वर्ड्स बोलता है, कुछ भी बै 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 बोलना शुरू करेगा, या पा पा पा, या मैं, इस तरह के वर्ड्स जो है सिंपल से बोलना शुरू करता है। 3 साल का बच्चा लगभग अच्छी तरीके से मीनिंगफुल शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये 3 साल एग्जैक्ट नहीं है कि 3 साल का हो जाएगा तो शुरू कर देगा, एक एवरेज है। बच्चा 2 साल कुछ महीने का हो तो तब भी बोलना शुरू कर सकता है, 3 साल के कुछ 1-2 महीने बाद भी बोलना शुरू कर सकता है, एक एवरेज है, आइडिया है, अंदाजा है। बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत कहां से कहां तक होती है? आपके जन्म या प्रसव पूर्व, ये आपके डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है प्रीनेटल पीरियड तो आपका वही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। गर्भावस्था या प्रीनेटल पीरियड अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही आपका ऑप्शन जाएगा। अगर आपका गर्भावस्था प्रीनेटल पीरियड आपके ऑप्शन में नहीं है तो आपका जन्म या जन्म से जाएगा, यानी कि बाय बर्थ जाएगा, ठीक है। आपका जो विकास है वो जन्म आपके प्रीनेटल पीरियड से शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं प्रीनेटल पीरियड को इग्नोर करके जन्म से माना जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में आए वो आपका आंसर हो जाएगा। प्रेफरेंस आपको प्रीनेटल पीरियड को देनी है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। शैशव अवस्था के प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? यानी कि जो आपकी इन्फेंसी है उसकी सबसे अच्छी या सबसे मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। इस स्टेज में जो बच्चा करता है वो बेसिक ऑपरेशनल बिहेवियर करता है। क्या करता है? बेसिक ऑपरेशनल, इसको आप ध्यान रखिएगा, बेसिक ऑपरेशनल बिहेवियर करता है इन्फेंसी एज में। और इसी एज को जो पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आप, और इसी स्टेज को पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने इस स्टेज को इन्फेंसी नाम दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था? शैशव अवस्था या इन्फेंसी स्टेज नाम दिया गया था, या इसको कहा गया था सेंसरी मोटर स्टेज। पियाजे ने इसको कहा था सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सेंसेस के बेसिक ऑपरेशनल करता है, जैसे कि सूंघना हो गया, चूसना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने तक की होती है? 7 से 11 वर्ष तक की मानी जाती है। जो आपके पियाजे थे उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहली दी थी उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी दी थी? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेंसरी, आपका सेंसरी मोटर स्टेज। आपका सेकंड नंबर पर थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड नंबर पर थी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट फोर्थ थी आपकी, वो थी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ नंबर पर। हिंदी में अगर मैं बात करूं, सेंसरी मोटर स्टेज हो गया आपकी संवेगात्मक, संवेगात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
यह आपकी मूर्त अवस्था हो गई मूर्त संक्रियात्मक, और ये हो गई आपकी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस आपकी दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी, जो कि जन्म से 2-2.5 साल तक की थी आपकी। ये आपके उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट 2 से 7 साल की। कॉन्क्रीट आ जाती है आपकी 7 से 11, और ये आ जाती है 11+ पे। ठीक है, इसके बाद मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार छोटे बच्चे को किस आयु में स्कूल भेजा जाना चाहिए? मिनिमम आयु बच्चे की स्कूल भेजने के लिए 5 साल की होनी चाहिए। पहले अगर पुराने समय की आप बात करें तो 5 साल के बच्चे को भी एडमिशन दिया जाता है था डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में। धीरे धीरे जो है वो प्री स्कूल आने लगा। ठीक है, या कहें तो धीरे धीरे आपकी आने लगी, कौन सी आई थी आपकी? नर्सरी, LKG और UKG। ये 3 ईयर्स जो है वो ऐड किए गए थे। ठीक है, और इससे के बाद धीरे धीरे एक नया स्टेज बन गई थी, प्ले स्कूल बन गई है। तो प्ले स्कूल में 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को जो है प्ले स्कूल में बैठा दी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक आते आते बच्चा जो है 5-6 साल का हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के अनुसार स्कूल में बच्चों को कब तक बैठाना चाहिए? 5 साल की आयु में बच्चों को बैठाना चाहिए। दूध के दांत कितने होते हैं? आपके 20 दांत होते हैं टोटल। दूध के दांत की अगर हम बात करें यहाँ पर 2 मिनट रुकेगा सभी। दूध के दांत होते हैं आपके 20 दांत होते हैं दूध के, और 36 ही नहीं होती, 20 दांत होते हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है, जो ब्रेन का वेट होता है, वो होता है 350 ग्राम, 350 ग्राम। शैशव अवस्था में, इन्फेंसी में बच्चे का संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है? संवेगात्मक विकास यानी कि सेंसेस का डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। तो होता है उत्तेजनापूर्ण, यानी कि एक्साइटमेंट से रिगार्डिंग होता है। बच्चा जो होता है पूरा का पूरा एक्साइटेड रहता है, काम को करने के लिए एक्साइट रहता है। और धीरे धीरे उसको क्या होता है, जब इन्फेंसी एज में होता है, उसको नई नई चीजें सीखने की बिल्कुल एक्साइटमेंट होती है। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है बच्चा करता रहता है। धीरे धीरे बच्चे का संवेगात्मक विकास, सेंसरी मोटर स्टेज में सेंसरी डेवलपमेंट जो है बच्चे का हो जाता है। बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? 6 से 12 वर्ष तक की होती है, यानी कि चाइल्डहुड जो होता है आपका, वो 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। आपका बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित होता है, यानी कि एक्सटर्नल सेंटर आपको बच्चा हो जाता है। ये कहें तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो तब वहां पर बच्चा जो है सेल्फ सेंटरनेस जो है बच्चे की कम हो जाती है, अहम केंद्रित जो बच्चे में खासियत है वो कम हो जाती है। खेल और क्रिया की आधारित शिक्षण विधि यानी कि प्ले वे मेथड्स किसने दिया था? मोंटेसरी टीचिंग मेथड्स जो है वो थी आपकी मोंटेसरी, मोरियो मोंटेसरी ने जो है ये दी थी। मोंटेसरी के नाम पर ही मोंटेसरी टीचिंग मेथड इसको कहा जाता है। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक, यानी कि ग्रुप में होनी चाहिए। बच्चे को शुरू में ही ग्रुप में खेलने का सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा सोशलाइजेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। ठीक है, यानी कि अपने सेम जेंडर से बच्चा जो है कनेक्शन या कॉन्टैक्ट जो है वो रखता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? प्रमुख मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है सामूहिकता की भावना। चाइल्डहुड में बच्चा जो है ग्रुप में बनाना शुरू हो जाता है, फ्रेंड सर्कल में, गैंग एज भी इसको बोल दिया जाता है। बाल्यावस्था के अंदर आपकी अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड 2 चीजें आती हैं, तो उसी के अंदर ही आपकी गैंग एज ग्रुप जो है उसको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा ग्रुप में रहना जो है सीख जाता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि बच्चा ग्रुप में रहने लगता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख खासियत क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? वो ये है कि यहाँ पर बच्चा अधिगम में की तीव्रता अपेक्षाकृत
स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि यहाँ पर लर्निंग तो बच्चे की फास्ट हो जाती है, ठीक है। विकास प्रक्रिया जो है काफी हद तक स्टेबल सी हो जाती है, स्लो हो जाती है बहुत ज्यादा। यथार्थवादी दृष्टिकोण यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है। रियलिज्म, यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि रियलिज्म, जो चीज बच्चे के सामने है वो उसी चीज में बिलीव करता है। एब्स्ट्रैक्टली बच्चा यहाँ पर नहीं सोच पाता, इमेजिन नहीं कर पाता है, ठीक है। बालकों को भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। जो लड़कियां हैं उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो लड़कों से आगे रहता है कोई किसी स्टेज में, बाल्यावस्था में यानी कि चाइल्डहुड में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पॉइंट्स है इनको रटने की जरूरत नहीं है। आपने अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे ना तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएंगे। ये तो बस इसलिए कि कई बार ये बातें माइंड में नहीं आती, एक बार इनको आप रीड कर लेंगे तो माइंड में आपके बैठ जाएगी, और अगर क्वेश्चन आने लगे तो आप उनको गलत नहीं करेंगे। कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको याद यहाँ पर रखने होंगे, इनसे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्षों तक। 16 वर्ष तक आपकी जितनी भी बोन्स डेवलप होनी होती है हो जाता है। 12 से 18 वर्ष तक की आयु आपकी होती है किशोर अवस्था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे, पहले इन्फेंसी के देखे, फिर चाइल्डहुड के देखे, अब हम देख रहे हैं एडोलसेंस रिगार्डिंग। पूर्व किशोर अवस्था कौन सी होती है? ऑब्वियसली सी बात है, किशोर अवस्था से पहली यानी कि एडोलसेंस से पहली कौन सी होती है आपकी? वो होती है आपकी चाइल्डहुड, जो कि होती है 12 से 16 साल तक की। लेटर चाइल्डहुड के उसमें अगर हम कहें तो उत्तर किशोर अवस्था होती है, वो होती है आपके एडल्टहुड 17 से 19 साल तक की, या 17 प्लस में भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं है 17 से 19 या 17 प्लस भी आप इसको कह सकते हैं। किशोर अवस्था जो आपकी एडोलसेंस होती है वो बड़े ही दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो आपकी एडोलसेंस होती है वो स्टॉर्म की स्टेज होती है। ये स्टैनले हॉल ने कही थी। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है, वो होता है पूर्व किशोर अवस्था। यहाँ पर पूर्व नहीं आता है, आएगा आपका किशोर अवस्था, एडोलसेंस आएगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका जो डेवलपमेंट है हाई लेवल पर जाता है, स्पीड जो होती है वो बिल्कुल हाई हो जाती है। किशोर अवस्था में संवेग प्राय होता है, यानी कि एडोलसेंस के अंदर जो संवेग होता है, जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? अधिक उग्र, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पीक पर चले जाते हैं। इमोशन फुल पर्सन जो है वो हो जाता है, पूरा इमोशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इमोशन में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है इमोशनली, या बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाता है, ठीक है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये क्रो ने जो है डेफिनेशन दी थी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो एडोलसेंस है, जो एडोलसेंस में जो बच्चा है वही आज के समय की शक्ति है और फ्यूचर की जो है आशा है। किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? वो होता है किशोर अवस्था। एडोलसेंस के अंदर आपका जो संवेगात्मक विकास है वो आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जाता है। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता यानी कि सोशलाइजेशन किस स्टेज में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, या मैच्योर बच्चा जो है सोशलाइजेशन में या सोशल एस्पेक्ट में मैच्योर हो जाता है एडोलसेंस के अंदर। किशोर अवस्था का सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। एडोलसेंस में आपके चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। किशोर अवस्था एडोलसेंस जो होती है मोस्ट इंपोर्टेंट एज होती है पूरे ह्यूमन लाइफ की। किशोर अवस्था की सबसे मेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है पूर्ण संवेगात्मक विकास, यानी कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो पूरी की तरीके से हो जाता है। उसके कारण आप में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, आपके एक विचार बन जाते हैं, थॉट्स बन जाते हैं, स्टेबिलिटी हो जाती है, और समायोजन का अभाव रहता है, ठीक है। या कहें तो जिस सॉरी यहाँ पर गलत खासियत क्या है? वो है आपके पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। मतलब जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो आपका पूरा हो जाता है, बहुत अच्छे से हाईएस्ट पीक पर होता है इमोशनल आपका। यहाँ पर इमोशन अभी ऊपर देखा, इसकी वजह से आप में स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, ठीक है। आप 1 मिनट में किसी तरफ जाते हैं, 1 मिनट में किसी तरफ जाते हैं, आप में स्टेबिलिटी
और जो समायोजन यानी कि आपस में एडजस्टमेंट करने का जो फीचर होता है उसकी कमी रह जाती है एडोलसेंस के अंदर। प्रमुख विशेषता नहीं है वो है संचय की प्रवृत्ति, यानी कि आपका कंसिस्टेंसी मेन फोकस यहाँ पर नहीं रहता है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है इमोशंस, आपकी फीलिंग, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आपकी उत्तेजना, आपके भाव, आपके फीलिंग्स में बार बार उथल पुथल होना। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? वो होती है किशोर अवस्था। यहाँ पर आपके इमोशन जो है वो बहुत तेज चेंज होते हैं। शक्ति एवं संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्करण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होती है। ये होना क्या होता है? मानसिक विकास। ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फोकस या कहें तो इंडिकेट करते हैं। क्या? कि आपकी संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस, आपका अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की आप में एबिलिटी हो, आप में ध्यान रखने की एबिलिटी हो, इमेजिन करने की एबिलिटी हो, या आप में सोचने की एबिलिटी हो, इंटेलिजेंसी हो गया, लॉजिक लगाना हो गया, ये सब आपका इंटेलिजेंसी को ही फोकस करते हैं, इंडिकेट करते हैं। शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो बच्चे में, जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसको डर या जो है क्रोध, एंगर या डर का बारे में पता लग जाता है। गर्भावस्था, कंसेप्शन पीरियड या प्रीनेटल पीरियड जो होता है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, तो ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है। अगर कोई ये कहे कि गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ये जो विचार है, ये जो थॉट है, ये आपका निरंतरता का सिद्धांत कहता है, कंटिन्यूअस का प्रिंसिपल है, कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल आपका ये होता है। खिलौने की आयु किसको हम कहते हैं? खिलौने की आयु यानी कि आपकी टॉय एज या प्ले एज कौन सी होती है? आपकी ये होती है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था, या कहें आपका अर्ली चाइल्डहुड भी आप किसको कह सकते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, या यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्फेंसी के जस्ट बाद। 2.5 साल से अबोव बच्चा जो होता है ना, 2.5 से आपका लगभग 5 साल का बच्चा जो होता है, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम कहते हैं टॉय एज। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज के बच्चे को आप ये सोच सकते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इस स्टेज के बच्चे को आप प्ले स्कूल में डाल देते हैं और वहां पर बच्चा खेलता रहता है, खेल खेल के सीखता रहता है चीजों को। प्ले एज, टॉय एज को कह सकते हैं। इन्फेंसी में तो बच्चे को टॉय के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, टॉय से कोई मतलब ही नहीं होता उसका बच्चे का। 1-1.5 साल का जब बच्चा होता है, जब जाके थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट वगैरह को टॉय से थोड़ा बहुत खेलना शुरू करता है। मेन जो टॉय एज होती है वो बच्चे की 2.5 साल से बड़े की होती है, जब वो एक एक टॉय से अच्छी तरीके से खेलना करना, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपने देखा भी होगा, आप किसी भी तरीके के टॉय ले लीजिए, कोई भी टॉय ले लीजिए, आप भले रखते हैं इन्फेंसी एज में बच्चे के सामने, लेकिन हर एक टॉय में एज क्या लिखा होगा? 2+ ईयर, 3+ ईयर। हर एक टॉय जो है 2+, 3+ होता है। इन्फेंसी के लिए बस वे रेटल्स वगैरह आपके आते हैं और कोई खिलौना नहीं आता है। विकास का अर्थ क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप में मेच्योरिटी आनी, ठीक है, आप में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आप में चेंज आ रहा है, वो सब आपका डेवलपमेंट है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था है, सबसे हार्ड स्टेज कौन सी है? वो है आपके एडोलसेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हार्ड वो स्टेज कौन सी है जहां पर बच्चे को शर्म और गर्व की भावना आने लगती है? वो आपकी चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, इन्फेंसी की मेन स्टेज या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है चिंतन प्रक्रिया। इन्फेंसी में बच्चा क्या ही सोचेगा समझेगा। चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में क्या होता है? 12 वर्ष तक की स्टेज जो है वो होती है। विकास और वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ से आपका क्या तात्पर्य है? आपके आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होना। इन शॉर्ट, आपके हर एक एस्पेक्ट में ग्रोथ होना, वो आपका ग्रोथ या डेवलपमेंट कहलाता है। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस स्टेज के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है? प्रोजेक्ट विधि में हम क्या करते हैं? बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब इन्फेंसी स्टेज में तो बच्चे को प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकते। आपका जो होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोर अवस्था, यानी कि आपकी चाइल्डहुड,
और एडोलसेंस दोनों के लिए आपका आता है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत जो सबसे पहले हमने देखा था ना, सिक्वेंसल, कि सिर से पैर तक बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, यही आपका विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, यानी कि जितना ज्यादा बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा बच्चा जो है अच्छी तरीके से डेवलपमेंट बच्चे का होता रहेगा। विकास का सिद्धांत क्या है? कि सभी विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती, स्पीड सेम नहीं होती है, सीक्वेंस हमेशा सेम होती है। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस हमेशा सेम होती है, स्पीड आपकी कभी भी सेम नहीं होती है। स्पीड नोट सेम, ये हर एक बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग सीखता है या डेवलप होता है। विकास के किस काल को बहुत ज्यादा दबाव और तनाव का काल माना गया? किशोरावस्था, एडोलसेंस को। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत किसका है? यानी कि जो मैस्लो थे, मैस्लो ने ये बात कही थी कि जो बच्चे हैं वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करते हैं। शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता, यानी कि इन्फेंसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव, यानी कि बच्चा सिर्फ फॉलो करता रहता है। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या था? बेसिक ऑपरेशन पढ़ा था हमने। एक तो खासियत होती है कि बच्चा बेसिक से काम करता रहता है, बेसिक एक्टिविटीज करता रहता है, जैसे कि देखना, सुनना, छूना, चूसना आदि, ठीक है, एटसेट्रा। या फॉलो करना, फॉलो मेथड भी इसमें आता है कि बच्चा सब चीजों को क्या करता रहता है? फॉलो करता रहता है। यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा। फॉलोइंग कर करके बच्चा जो है वो सीखता है। अपने आप से प्रेम करने की जो खासियत है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म हम उसको बोलते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का विकास होता है? वो होता है आपका बौद्धिक विकास। आपका एकाग्रता, कंसंट्रेशन या आप क्रिएटिवनेस आपके मेंटल डेवलपमेंट से ही रिगार्डिंग होता है या रिलेटेड होता है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपका सीखना और परिपक्वता, दोनों ही। आप जितना ज्यादा सीखेंगे आपका मेंटल डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है उतना ही ज्यादा होगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को क्यों मदद करता है? आप एज अ टीचर क्यों बच्चों के डेवलपमेंट से रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स को देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं ताकि आप अलग अलग टीचिंग स्टाइल्स को कर सके, इफेक्टिव टीचिंग आप अपने कर सके। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, वो है अतिरिक्त शक्ति का साधन। लैंग्वेज डेवलपमेंट से कुछ आपको एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही है। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, कम आंका गया है? वो है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। भाव अवबोधन के संबंध से संबंधित विकार है, वो है भाषाघात। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? वो है विकासात्मक। बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हो रहा है। एक तो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और वो दूसरा कहीं एक बच्चा ऐसा है जो कि उसको मातृभाषा को ही सेकेंड लैंग्वेज की तरीके से सीख रहा है। तो उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा, उनका लर्निंग प्रोसेस अलग अलग है। चिंतन प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है, वो है समस्या। आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कभी सोचेंगे नहीं कुछ। भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन कीजिए। तो वाइगोत्स्की ने तो क्या कहा था कि भाषा से विचार जन्म लेता है। आप लैंग्वेज को डेवलप कीजिए, आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, आपके पास कुछ भाषा होगी, आपके पास कुछ लैंग्वेज होगी, तो आपके थॉट्स जो हैं वो डेवलप होंगे। जबकि पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने ये कहा कि भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपके थॉट्स पहले डेवलप होते हैं। थॉट्स तो आपके माइंड में रहते हैं, डेवलप होते हैं, उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेगा। वाइगोत्स्की ने तो कहा आपका लैंग्वेज जब बनता है उसके बाद आपके विचार बनते हैं, और पियाजे ने क्या कहा कि विचार का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। भाषिक बुद्धि
यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी वाले व्यक्ति क्या दर्शाता है? शब्द के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। यानी कि जिस व्यक्ति में लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी होती है वो व्यक्ति शब्द के अर्थ बहुत अच्छे से जानता है, उसका क्रम सीक्वेंस जानता है, उसको कैसे यूज करना है वो सब जो है जानता है अच्छी तरीके से। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। ऐसी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, बच्चे को सेटिस्फाई कर सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ क्या करें? डिस्कशन करें। नेक्स्ट है, एक क्लास में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आए स्टूडेंट्स हैं, तो कौन सी स्थिति आपके उत्पन्न हो सकती है? हो सकती है सीखने में समृद्ध संसाधन, कि आपके पास समृद्ध सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम पड़ जाए। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना, कि ये कह दो कि आप बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये कह दो कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उसको अलाउ ना करें, तो ये एक गलत तरीका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि NCF 2005 का जो आपका दस्तावेज आया था उसमें भाषा के लिए क्या निहित है? तो उसमें लैंग्वेज के लिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, आपका त्रिभाषा फॉर्मूला यहाँ पर दिया था। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है आपका, यानी कि आपका अर्ली चाइल्डहुड, क्या है आपका अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ये आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका इसी स्टेज में होता है। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्ति, प्रभाव तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास के परिपक्वता को प्रभावित करती है। ये एक पूरी की पूरी डेफिनेशन है जो किसने दी थी? डगलस ने दी थी। इस तरह की डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ये बात किसने की थी? जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर ने ये कहा था कि जो माता पिता पेरेंट्स की जितनी भी फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चों में आ जाना ये एक हेरिडिटी होता है। ये बात जेम्स ड्रेवर ने कही थी। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है प्रत्यागमन। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, इसको प्रत्यागमन कहते हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था आपका BN झा जी ने कहा था। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व होता है? व्यक्तित्व निर्माण के लिए। आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट के अंदर आपका सारी चीजें आ जाएंगी, आपका जेंडर फैक्ट हो गया, आपका कल्चर हो गया, आपका पालन पोषण हो गया, वो सब आपका एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपका ऑल ओवर एस्पेक्ट्स भी शामिल हो जाते हैं। मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा होता है किंतु वह बाद में सभी और जीव से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? रूसो। रूसो ने कहा था कि जो व्यक्ति होता है वो जन्म से तो स्वतंत्र पैदा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो बाकी सभी जंजीरों से, बेड़ियों से बांध दिया जाता है। आपका समाजीकरण बेड़िया हो गई, उसका पर्सनालिटी बेड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक तरह से बेड़ी हो जाते हैं कि तुमको ऐसे बिहेव करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है आदि। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। देखिए, माता पिता के अतिरिक्त जो और बाकी पूर्वजों के गुण आते हैं उसमें दादा दादी, परदादा परदादी और बाकी के पूर्वज उसमें जो है शामिल हो जाते हैं। आगे है वंश दर, वंश या गुण कम होते जाते हैं तो ये इनका रेशियो होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आदि। वंशानुगत रोग कौन सा है? ऐसे कौन सी बीमारी है जो कि आपको हेरिडिटी से आ सकती है? तो वर्णांधता या हीमोफीलिया। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मंडल। वंशानुगत का मतलब है यहाँ पर हेरिडिटी से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, शिशु की औपचारिक संस्था फॉर्मल इंस्टीट्यूट क्या होता है? उसका स्कूल होता है, उसका विद्यालय होता है।
कौन सी क्षमता होती है जो वंशानुक्रम जनित होती है, यानी कि जो हेरिडिटी से मिलती है या हेरिडिटी से अफेक्टेड होती है, तो वो होती है आपकी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो घर का पड़ता है। सबसे पहले जो बच्चे पर किसी भी चीज का अफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है उसके घर का। उसके बाद बच्चा स्कूल में करके जाना शुरू होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा सामाजिकरण के अंदर, सामाजिकरण की जब हमने एजेंसियों की बात करी थी तो उसमें यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब समाजीकरण की बात कर रहे थे कि समाजीकरण आपका कहाँ होता है, तो प्राथमिक जो स्टेज होती है, प्राथमिक जो एजेंट होता है वो घर होता है। घर का ही सारा प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? घर का प्रभाव पड़ता है। आपके घर का जो लैंग्वेज होगी वो बच्चा सबसे पहले बोलना करना सीख जाएगा। वर्णांध रोगी किस रंग के अंतर नहीं कर पाते हैं? लाल और हरा। वो व्यक्ति जिसको वर्णांध रोग है, बीमारी है, वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते। वंशागत है, जन्मजात, यानी कि जो हेरिडिटी होती है वो जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 50%। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी से। मेंडल का वंशानुगत जो सिद्धांत था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1866 में। रुचियां मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। आपके इंटरेस्ट है, जो आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है, या आपका स्वभाव है, आपके जो भी संवेग हैं, जो इमोशंस हैं, उन सब का स्वस्थ विकास हो सकता है, हेल्दी डेवलपमेंट हो सकता है स्वच्छ वातावरण से। अगर आपका स्वच्छ एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट है। आंखों में त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। नर क्रोमोसोम्स, मेल क्रोमोसोम्स होते हैं XY और फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं आपके XX। वंशानुगतता का निर्धारण होता है, यानी कि जो आपका हेरिडिटी होती है वो जीन्स के द्वारा आपकी फिक्स्ड की जाती है। भ्रूण काल यानी कि प्रीनेटल पीरियड कब होता है? 2 से 8 सप्ताह का आपका माना जाता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। जो आपके शुक्राणु होते हैं, मेल शुक्राणु, उसके द्वारा ही फिक्स्ड होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कोई भी गुण जो या कोई भी क्वालिटी जो है वो हस्तांतरित होती है या कहीं तो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था जीव सांख्यिकी सिद्धांत, या यहाँ पर बायो स्टैटिस्टिक प्रिंसिपल आप कह सकते हैं इसको। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या कहें तो एक दूसरे के साथ साथ पैरेलली चलते हैं। क्या है? वंशानुगत प्रभाव बालक पर पड़ता है शारीरिक लक्षण पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, इन शॉर्ट आपके सभी एस्पेक्ट पर हेरिडिटी का कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होता है वो होता है स्थिर, फिक्स्ड होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका सामाजिकरण होता है उसका हेरिडिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। माता पिता से वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं आनुवंशिकता, यानी कि हेरिडिटी। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा। 1 साल के बाद उनके बुद्धि लाभदांक में के बारे में से डैश अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभदांक को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो 2 जुड़वा भाई हैं उनमें से एक को गरीब परिवार में रखा गया, एक को अमीर परिवार में रखा गया, तो दोनों की बुद्धि में क्या अंतर होगा? तो यहाँ पर बच्चे का जो है गरीब में रखा जा रहा है, अमीर में रखा जा रहा है, इसका बच्चे की बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या होता है कि आंखों का रंग। आपकी आंखों का रंग जो होता है कहीं तौर पर या कहें तो मेनली हेरिडिटी से होता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना
संस्कृति को हस्तांतरण में सहायता करना या संस्कृति का परिष्करण करना, ये आपका एजुकेशन पर डिपेंड करता है या एजुकेशन इस पर अफेक्ट डालती है। मानवीय विकास के आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में क्या कथन सही है? तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जो भी इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं चेंजेबल होता है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो आपका एक नेचर नर्चर डिबेट होता है उसमें प्रकृति यानी कि नेचर से क्या मतलब है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जो आपका एक पढ़ा भी होगा आपने क्वेश्चन में, नेचर और नर्चर ये दो वर्ड आते हैं, ठीक है। ये डिबेट आपकी ज्यादातर चलती है। नेचर होता है आपका नेचुरल वे में प्राकृतिक रूप से, नर्चर होता है आपका पालन पोषण। तो जो नेचर है वो प्राकृतिक रूप से, वो उसका मतलब होता है आपके हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से, हेरिडिटी से जो भी आपको क्वालिटी मिलती है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में कौन से होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। हेरिडिटी को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, या कहे तो फिक्स्ड माना जाता है, ठीक है। ये चेंजेबल नहीं होते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बच्चे में या ह्यूमन में जो भी डेवलपमेंट होता है वो उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि किसी भी पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस डेवलप होनी हो तो उसमें हेरिडिटी जो होती है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मानव व्यक्तित्व परिणाम यानी कि पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है? वो आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के मिक्स्ड फॉर्म का आपका रिजल्ट है। आनुवंशिकता को एक डैश सामाजिक रचना माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया स्टेबल रचना माना जाता है कि ये स्टेबल होता है, फिक्स्ड होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रियाएं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात किसी भी तरीके से घुमा फिराकर हेरिडिटी और आपका जो एनवायरनमेंट है वो ही आपका आएगा। हाँ, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही आपका जो है यहाँ पर आने वाला है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वो होती है डाउन सिंड्रोम्स। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनसे आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उनके गहन रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है प्रकृति पोषण विवाद को, यानी कि नेचर नर्चर डिबेट यहाँ पर चल रही है कि जो भी आपके क्वालिटी है वो नेचर से मिल रही है, नर्चर से मिल रही है। एक 6 साल की लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता दिखाती है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि एबनॉर्मल एबिलिटी उसके अंदर है, बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी उसके अंदर है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, और उसके जो माता पिता पेरेंट्स हैं दोनों प्लेयर्स हैं, और उसको डेली की डेली सुबह उठकर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, और वीकेंड पर उसे खुद परीक्षण देते हैं, यानी कि खुद ट्रेनिंग देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमताएं हैं वो डैश दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। तो उसकी जो एबिलिटी है वो किसका रिजल्ट है? किसके बीच प्रतिक्रिया का रिजल्ट है? वो है आनुवंशिकता, पर्यावरण, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी से तो इसलिए क्योंकि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, इसलिए हेरिडिटी का असर हो सकता है। और दूसरी चीज, उसके माता पिता उसको डेली ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वीकेंड पर खुद ट्रेन करते हैं, तो इसलिए एनवायरनमेंट का भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं आपके। वह अवस्था जो कि माता पिता के या माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण कहलाती है डाउन सिंड्रोम्स। अभी देखा था हमने ऊपर, ये तो आपके सेम हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन सा पॉइंट है जो कि बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से रिलेटेड नहीं है। सामाजिक संरचना, संचरण, आपका जो सोशल कल्चरल वो होता है ना संचरण सॉरी, तो वो आपका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का को फिक्स्ड नहीं करता है। पियाजे के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है,
एब्स्ट्रैक्टली सोचना शुरू कर देता है। तो वो होती है सबसे लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 साल की होती है। इसके दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, सेंसेस के द्वारा। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहते हैं। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था कि डैश में बच्चे आंख, कान और नाक से सोचते हैं। संवेदी, देखिए यहाँ पर बच्चे आंख, कान, नाक से सोच रहे हैं, यानी कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके सोच रहे हैं। तो कौन सी स्टेज थी जहां पर पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं? वो स्टेज थी आपकी सबसे पहली इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जिसको पियाजे ने क्या नाम दिया था? संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी प्रेरक अवस्था, एक ही बात है, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी। निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रकरण संक्रिया का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है वो ये नहीं बताता कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका यूज हम क्या एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम सोल्व के लिए किया जाता है। पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रिया यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या जो होते हैं का स्तर किस अवधि से घटित होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है तो ये आपका प्री ऑपरेशनल से नेक्स्ट होता है। सबसे पहले आपके आते हैं सेंसरी, फिर आती है प्री ऑपरेशनल, थर्ड आती है आपकी कॉन्क्रीट और फोर्थ आती है फॉर्मल। तो थर्ड जो आपकी कॉन्क्रीट है जो कि 7 से 11 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। पियाजे की औपचारिक फॉर्मल स्टेज जो होती है वो 11 से 15 की मानी जाती है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था किस योग्यता के द्वारा लक्षित नहीं होता? मानसिक द्वंद। इस स्टेज में कोई ऐसा मानसिक द्वंद नहीं होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो है किस पर आधारित है? वो है पारस्परिक शिक्षण यानी कि इंटरेक्शन पर जो है बेस्ड है। जितना ज्यादा आप इंटरेक्शन करोगे, अंतः क्रिया करोगे, उतना ही जल्दी आप जो है चीजों को सीखोगे। जो वाइगोत्स्की है वो बच्चों को सीखने के किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? वो समाज को महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। जितना ज्यादा आपका सामाजिकरण होगा, समाज में जितना ज्यादा इंटरेक्शन करोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। कौन सा मनोवैज्ञानिक, कौन सा साइकोलॉजिस्ट ऐसा है जिसने सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना बताया? कि सीखने का मतलब यह है कि बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, तो वो आपके पियाजे थे। पियाजे ने कंस्ट्रक्शन थ्योरी को सपोर्ट किया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? वो उसके स्कूल और क्लास में किया जा सकता है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उस पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो किस स्टेज में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है? वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज में। संवेदी प्रेरक चरण, संवेदनात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय, संरक्षण यानी कि कंसिस्टेंसी या कंजर्वेशन का जो स्टेज होता है, कंसेप्ट होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं तो उसके जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं हो जाती। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का यूज किया? क्या था? स्कीमा। पियाजे ने स्कीमा वर्ड दिया था जिसका मतलब होता है अवधारणाएं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? यानी कि अमूर्त रूप से बच्चा कब सोचता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये स्टेजेस आपको रटी हुई होनी चाहिए, जरूर क्वेश्चन मिलेगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के किस स्टेज में होता है? 2 से 7। सबसे पहले जन्म से 2 या 2.5 साल तक का बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज होता है और उसके बाद होता है प्री ऑपरेशनल
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। मेन डिफरेंसेस क्या है, वो है आपका लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में। वाइगोत्स्की पियाजे ने जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का दिया था तो उसमें लैंग्वेज और थॉट्स का डिफरेंस है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की होते थे वो ये कहते थे कि पहले अगर आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी तो उसके बाद ही आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ विचार कर पाएंगे, और पियाजे इसके अपोजिट कहते थे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक ऐसा है जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो होगा आपका भाषा यानी कि लैंग्वेज। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम क्या है, यानी कि आपकी 4 स्टेजेस बताई थी। सबसे पहली बताई थी आपकी संवेदनात्मक गामक काल, जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड नंबर पर बताई थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक काल यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट नंबर पर बताया था मूर्त संक्रियात्मक काल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में बताया था औपचारिक संवेदनात्मक काल यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। जो वाइगोत्स्की का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत ने विकास के किस पहलू की उपेक्षा की थी, तो नैतिक पहलू की उपेक्षा की थी। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सोशल और कल्चरल की बात हुई थी, नैतिक जो एस्पेक्ट था उसकी इग्नोर किया गया था। जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, किसके द्वारा होता है, एक समृद्ध और विविधापूर्ण वातावरण के द्वारा। अगर आपको एक अच्छा और रिच एनवायरनमेंट मिलेगा तो ही आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। पियाजे ने मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, पियाजे जो होते हैं मेनली कहाँ कंट्रीब्यूशन किया था, उन्होंने किया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में, ज्ञानात्मक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट पर यहाँ पर बात इन्होंने की थी। ज्ञानात्मक विकास का मतलब है कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद आता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अधिगम के लिए क्या जरूरी है। जीन पियाजे ने लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या कहा था, वो कहा था एक अच्छे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में एक्टिव रहकर सक्रिय खोज करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली डिस्कवर करें। वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत सोशल कल्चरल थ्योरी में विश्वास रखने वाले टीचर होने के नाते आप बच्चों का आकलन इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, किसको वरीयता देंगे या किसको इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर ये जो गलत लिखा हुआ है इसमें आप यहाँ पर इंटरेक्शन वाला जो भी पॉइंट आपके ऑप्शन में आ जाए, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो भी ऑप्शन इंटरेक्शन से रिगार्डिंग होगा, इंटरेक्शन कि ज्यादा से ज्यादा अंतःक्रिया जिसमें हो रही होगी, डिबेट जिसमें हो रही होगी, वो ऑप्शन आपका जाएगा जिसके थ्रू आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका गलत जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, वो है भौतिक विश्व के साथ अनुभव करना, कि ज्यादा से ज्यादा आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस करो, या यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को फोकस करना। आप बस जो क्वेश्चन में आए कंस्ट्रक्शन पर फोकस करना, कि ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जा रहा हो, कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से यानी कि समाज से। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों का और बड़ों का जो व्यस्त चिंतन होता है, जो सोच समझ होती है, वो प्रकार में आपकी अलग अलग हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये प्रकार में आपकी डिफरेंट हो सकती है, टाइप में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, या काइंड में, लेकिन आपकी क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं होती, या कहें तो इसका कोई भी फिक्स नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे 1 किलो सोचते हैं, बड़े 2 किलो सोचते हैं, या बच्चे कम सोचते हैं, बड़े ज्यादा सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, टाइप अलग अलग हो सकता है, काइंड अलग अलग हो सकता है।
इसका क्वेश्चन भी एक हमने किया था। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन करके सीखते हैं, फॉलो करके ज्यादा से ज्यादा चीजों को अनुकूल एक्टिविटी अनुकूलन करके सीखते हैं ज्यादा से ज्यादा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग समीपस्थ विकास का क्षेत्र आपका ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो ये वो एरिया है जहां पर बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किए जा सकते, उनके लिए किसी न किसी की हेल्प की जरूरत यहाँ पर बच्चों को पड़ेगी। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या किस मनोविज्ञान ने की? फ्रोबेल थे जिन्होंने लर्निंग को जो है फिलोसफी बेस पर एक्सप्लेन किया था। सीखने में थकान, आदत और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस व्यवहारवादी मनोविज्ञान ने शिक्षा का पुनर्बलन सिद्धांत दिया था? रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल। सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। रैट वाला आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट का फोकस किया था कि बच्चे अगर अच्छा काम करे तो उनको कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। डैश विधि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया का लाभ पहुंचाती है। समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन। कौन सा मेथड? ग्रुप डिस्कशन जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा, स्टिमुलस चेंज के द्वारा या स्टिमुलस वेरिएशन के द्वारा। आप अपने उद्दीपन में चेंज करते रहे तो बच्चों का जो ध्यान है वो केंद्रित रहेगा, वो जो है अट्रैक्ट रहेगा। अगर छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्त नियंत्रणता दे दिया जाए, यानी कि अगर बच्चों को काम करने के लिए फ्रीडम दे दी जाए, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अकाउंटेबिलिटी दी जाए, तो क्या होगा? तो जो आपकी टीचिंग और लर्निंग होगी वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के द्वारा की गई कोई भी गलती जो होती है उसके संदर्भ में आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा कथन कौन सा है? त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी कि जो गलतियां हैं वो आपकी लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। बच्चे गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि बच्चे कभी गलती करे ही ना। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जितनी ज्यादा आप में क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगी, उतना ही ज्यादा आप अच्छा सीखेंगे। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है आपका लक्ष्य, कि एक लक्ष्य होना चाहिए, आप उसके लिए कोशिश करते रहिए। गलती करेंगे फिर कोशिश करिए, फिर गलती करेंगे फिर कोशिश करिए। प्रतिक्रिया का विलोप होना अधिक कठिन होता है आंशिक पुनर्बलन के बाद। अगर आपको थोड़ा बहुत आंशिक रूप से पार्शियली रीइंफोर्समेंट मिल जाए तो उसके बाद जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं वो खत्म नहीं हो सकता। अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, गेगने ने ये बात कही थी। व्यवहार में होने वाला जो भी स्थायी परिवर्तन होता है, जो अभ्यास के कारण होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लर्निंग, यानी कि सीखना। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, यह किससे जुड़ा हुआ है? अवलोकित व्यवहार यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, ये सीखने के व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या किसने की थी? इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? आपकी गेस्टाल्टवाद ने दी थी। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण करना, फॉलो करना। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थोंडाइक ने। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने बड़े और अपने साथियों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके, जो है आपस में इंटरेक्शन के द्वारा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो आपका डेवलपमेंट होता है उसका मेन कारण क्या है? वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि कुल मिलाकर इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की की जहां बात आ जाए वहां पर इंटरेक्शन वर्ड जरूर आपको मिलेगा, अंतःक्रिया का जो शब्द है वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के इस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, वह सामाजिक कारण, यानी कि आपका समाज। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पहलू की अपेक्षा की गई है? वो है जैविक पहलू की, यानी कि आपका बायोलॉजिकल फैक्टर को तो क्या किया गया है? इग्नोर किया गया पूरी तरीके से। बायोलॉजी को कहीं से कहीं तक नहीं माना इन्होंने कहा जितना ज्यादा आप सोमोलॉजिकली
सामाजिक रूप से सोशली इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग कह सकते हैं आप इसको। इसका दूसरा वर्ड इंग्लिश में होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। नेक्स्ट है आपका शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जो आपकी टीचिंग की प्रोसेस होती है, एक तो ट्राइपोलर होती है, ठीक है, त्रिध्रुवीय होती है, जिसको हम कहते हैं त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर। ट्राइपोलर यानी कि 3 स्तंभ आपके होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम, ठीक है। कहीं कहीं आपको ये बायपोलर दिखेगी, टीचर और स्टूडेंट्स की बात हो रही होगी, लेकिन मोस्टली जो है ये आपकी त्रिध्रुवीय होती है, जिसमें आपका टीचर, स्टूडेंट्स और करिकुलम तीनों ही आपके आते हैं। शिक्षण का अर्थ, टीचिंग का अर्थ है बोध कराना या ज्ञान का प्रदान करना, ज्ञान देना। उत्तम शिक्षण, सबसे बेस्ट टीचिंग की खासियत क्या है कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो प्रेरणात्मक होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए और क्रिएटिव होनी चाहिए, सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे का मोरल, फिजिकल, मेंटल ऑल एस्पेक्ट डेवलप होने चाहिए। श्यामपट पर लिखना यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्नों को हल करना एवं प्रश्न पूछना, इससे संबंधित है। ये आपकी शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग स्किल से जो है रिलेटेड है। टीचिंग स्किल भी कौन सी? आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल पर तो आपका ब्लैक बोर्ड पर लिखने का आ जाएगा, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना आपका क्वेश्चनिंग स्किल आ जाएगा। तो जब टीचिंग स्किल माइक्रो टीचिंग में आपने टीचिंग स्किल्स देखी थी, वो सारी आपकी होती है। एक प्रभावी शिक्षक यानी कि इफेक्टिव टीचर के लिए क्या जरूरी है? वो है संप्रेषण में निपुण हो, कन्वर्जेशन में बात करने में, संप्रेषण करने में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन होते हैं? आपके 3 अंग होते हैं, ट्राइपोलर होती है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम। खेल शिक्षण विधि यानी कि प्लेवे मेथड के प्रतिपादक कौन है? वो है फ्रोबेल। आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना यानी कि टीचिंग प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैलेंज होता है टीचर के लिए। एक टीचर कौन है, क्या कर सकता है? वो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये सभी सोपान किसके हैं? यानी कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, बच्चा जो है ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, वर्गीकरण करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फॉलो रूल पर पहुंचेगा, जनरल रूल पर पहुंचेगा, ठीक है, जनरल रूल पर पहुंचेगा। तो ये किसके स्टेप्स है? तो ये आपका आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड के स्टेप है। आप ये भी देख सकते हैं, आगमन विधि जो होती है वो एग्जाम्पल से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? एग्जाम्पल से शुरू होकर आपकी रूल तक पहुंचती है। श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, अभी ऊपर हमने देख लिया, ये आपकी टीचिंग स्किल्स कहलाती है। क्लास में टीचिंग के दौरान टीचर्स को क्या प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया हुआ हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जिनका कि आंसर भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो। संप्रेषण यानी कि आपका जो कन्वर्सेशन होता है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है, आपका वर्बल, नॉन वर्बल दोनों तरीके से हो सकता है। वर्बल कन्वर्सेशन कैसे होगा? आपका मौखिक रूप से, लिखित रूप से हो सकता है। अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल कैसे होगा? आपका वाणी, संकेत यानी कि आपके जेस्चर्स के थ्रू या इशारों के थ्रू आप जो है कर सकते हैं इसको। सरल से जटिल की ओर का क्या मतलब है कि पहले बच्चे को इजी चीजें बताई जाए, बाद में कॉम्प्लेक्स पर पहुंचा जाए। अनिश्चितता से निश्चित की ओर यानी कि पहले बच्चे को फिक्स्ड चीज ना हो, जो अनिश्चित हो, यहाँ पर आप कह सकते हैं अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की ओर। विविध पृष्ठभूमि के से वंचित बालक जो होते हैं, जो आपके डेप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं,
जो आपके डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, उसमें आपके गरीब बच्चे, आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव तो होता है कि शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यानी कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना, बच्चों में डेवलप करना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का संचार करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। सामाजिक दृष्टि से वंचित बच्चों के उत्थान के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उनको निःशुल्क फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हॉस्टल्स की फैसिलिटीज दे सकते हैं, अधिक से अधिक पाठशालाएं खोल सकते हैं, अधिक से अधिक स्कूल खोल सकते हैं। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि साइकोलॉजी अफेक्टों में क्या क्या शामिल नहीं है? आर्थिक प्रारूप। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार उन्हें सीखने के मौके प्रदान करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रंस जो होते हैं, ये चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड भी आप इनको कह सकते हैं, पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू रचना कौन सी होती है? सहकारी अधिगम या पीर ट्यूटोरिंग आप उसको कह सकते हैं। निशक्त बच्चे यानी कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं उनकी टीचिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, क्लास में जो डाइवर्सिटी होती है उसको एक बहुत अच्छा माना जाता है। समावेशित जो स्कूल्स होते हैं उनके संदर्भ में गलत कथन क्या है? ये गलत है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। आत्महीनता नहीं बल्कि यहाँ पर जो होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बदलना है। क्या बदलना है? व्यवस्था को बदलना है बच्चों के अनुरूप, बच्चों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में किसी टीचर्स की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ये सुनिश्चित करना, ये इंश्योर करना कि जो बच्चे होते हैं उनको अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा हो, अपनी पॉसिबिलिटीज को डेवलप करने का मौका मिल रहा हो। सामान्य बच्चों में भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होता है, यह इंगित करती है समेकित शिक्षा। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर। आपका जो समुदाय होगा, कम्युनिटी होगा, जितनी ज्यादा सपोर्ट करेगी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आपकी सक्सेसफुल होगी। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। इसके लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यह क्या है? इस समावेशी शिक्षा के पीछे का मूल आधार है, जिसकी वजह से पूरा सामाजिक समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट बना है। सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनकी समस्या क्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। उनको मोटिवेशन तो बहुत है, उसकी कमी बच्चे को नहीं है। समस्या तो सारी की सारी क्या है? कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पिछड़ा हुआ बच्चा वह बच्चा है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर के कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन बर्ट ने दिया था। स्कूल का वातावरण पिछड़ेपन के लिए किस प्रकार दोषपूर्ण परिस्थितियों के निर्माण का कारण बनता है? शिक्षक और विद्यार्थियों के संबंध में तनाव, स्कूल में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव और विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का लापरवाही का प्रदर्शन। निशक्त बच्चे जो होते हैं उनके लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्या उद्देश्य है? कि नियमित विद्यालयों में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मंद गति से, जो धीमी गति से पढ़ते हैं बच्चे, स्लो लर्नर जिसको हम कहते हैं, उनको किस चीज की जरूरत है? विशेष सहायता की जरूरत है। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्रोध करने वाले या भयभीत रहने वाले या आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले हो सकते हैं। किसी भी तरीके का ऐसा बिहेव करते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। मानसिक रूप से जो पिछड़ा हुआ बच्चा होता है उसकी क्या क्या समस्याएं होती है? वो स्कूल में समायोजन नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, अपने परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाता, शारीरिक और मानसिक विकास जो है बच्चे का अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। मानसिक रूप से जो पिछड़ा हुआ हो, मेंटली बच्चा जो है बैकवर्ड हो, उसका कारण नहीं है अभिभावकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। तो जो आप बच्चे का बैकवर्डनेस है वो हेरिडिटी से नहीं आता है कहीं हद तक। बुरी आदतों को कैसे सुधारा जा सकता है? अनुबंध के द्वारा।
कंडीशनिंग के द्वारा। पावलोव ने यह बताया था कि हम बच्चे की बुरी आदतों को सुधार सकते हैं उसकी कंडीशनिंग करके। वह क्षमता जो बच्चे में केवल जन्मजात होती है वो होती है मंदबुद्धिता। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए बच्चों को हेल्प देनी चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए, अगर प्राइमरी में जो बच्चे को कम दिखता है उनके लिए आप ऑडियो सीडी का यूज कर सकते हैं। वह पुस्तकों को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है। कोई बच्चा है जो कि आंखों के बिल्कुल नजदीक लाकर बुक को पढ़ता है, वह शिक्षक के अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, यानी कि बार बार टीचर से कंप्लेन करता है कि मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा बोर्ड पर लिखा हुआ, श्याम पट पर लिखे हुए को नोटबुक पर नहीं उतार पाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि बच्चे को जो है देखने में समस्या है, आंशिक दृष्टि युक्त दोष युक्त है। आंशिक इसलिए लिखा क्योंकि पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं है वो बच्चा, उसको सिर्फ या तो दूर का देखने में समस्या है या नजदीक का, उसको जो है दूर से नहीं दिखाई देता, ठीक है, इसीलिए वो बुकों को भी बहुत ज्यादा नजदीक लाकर देखता है क्योंकि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए उसका बच्चों का जो दृष्टि को दोष युक्त है वो आंशिक रूप से है। पार्शियली जो है बच्चा विजुअल डिसेबल्ड है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की आकृतियों को ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा। जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको त्रिआयामी आकृति होती है उनकी, ठीक है, या जिसको हम ब्रेल लिपि भी कह सकते हैं। आगे त्रिआयामी इसलिए कहा क्योंकि 3D फॉर्म में, 3D शेप में बच्चों को जो है 3D शेप पे स्पर्श कर करके बच्चे जो है शेप के बारे में सीख सकते हैं। सांकेतिक भाषा यानी कि इशारों की जो भाषा होती है वो हम कब प्रयोग करते हैं, मूक बधिर बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के एजुकेशन के लिए हम यूज करते हैं जो कि मूक बधिर हो। सुनने की अक्षमता की जांच, जो बच्चे में कितना सुन पा रहा है कितना नहीं सुन पा रहा है, इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं, डेसिबल इकाई में करते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चा, यानी कि जिसको सुनने में दिक्कत है, ऐसा बच्चा कक्षा के सबसे मुख्य निराशय या कुंठा का सामना करता है, यानी कि सबसे ज्यादा निराशा उसको होती है, सबसे ज्यादा परेशानी उसको होती है। किस चीज में होती है, दूसरों के साथ संप्रेषण करने में। वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, अपनी सूचना को, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है, शेयर नहीं कर पाता है। जो धीमी या तेज गति से बोलता है उसको वाणी दोष नहीं होता। स्पीड देखिए, यहाँ पर देखिए, जो बोलना वाणी दोष होता है उसका क्या मतलब होता है कि बच्चा बोल ना पाए या बोलने में बीच बीच में हकलाए, तो वो वाणी दोष आता है। अगर किसी की स्पीड कम है, ज्यादा है, वो आपका वाणी दोष के अंदर नहीं आएगा, स्पीकिंग डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आएगा। वह बच्चा जो आंशिक रूप से देखता है, पार्शियली रूप से देख पाता है, जैसे कि या तो दूर का देख पाता हो या नजदीक का देख पाता हो, तो विशेष प्रावधान करके उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, रेगुलर स्कूल में उसको रखना चाहिए। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यानी कि वो बच्चा जो है विजुअली इम्पेयर्ड है। अगर उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है और उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंखों में 6/60 से कम होगी। ये एक जो है मेजरमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। छोटे शिक्षार्थियों में कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है, यानी कि पढ़ने में समस्या आना, पठन गति और प्रभाव में कठिनाइयां, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई एक विशेषता है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। एक बच्चा जो सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। सा और वाज, क्योंकि आपके सेम से वर्ड है, ये सीधा लिखा हुआ है सा, और इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो तो वाज आ जाएगा। न्यूक्लियर है, अनक्लियर है, तो बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको क्या दिक्कत है, पढ़ने की दिक्कत है, रीडिंग की दिक्कत है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम बच्चे को है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बों से कई प्रकार का
यहाँ पे क्वेश्चन, एक बच्चा माचिस की खाली डिब्बों से कई प्रकार की अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना रहा है। उस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है? कि हमारी ये राय है कि वो बच्चा वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास उसमें हो रहा है, यानी कि खोज करने की, ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने की जो क्वालिटी है उसमें डेवलप हो रही है। बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषक, साइंटिस्ट डिस्कवर या साइंटिस्ट खोज इसको कह सकते हैं, कि गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? इसलिए किया जाना चाहिए ताकि वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो सके उसमें बच्चे में। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सक्सेसफुल होता है जहां पर चेंजेबल और लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, जब जहां जैसी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है प्रकृतिवादी शिक्षा, यानी कि नेचुरलिस्टिक जो एजुकेशन होती है ना, जो नेचुरलिज्म को फॉलो करे, ठीक है, जो नेचर को फॉलो करती है, प्रकृतिवादी जो शिक्षा होती है वो आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग और आपके आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को जो है डेवलप करती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। यह विशेष चिन्ह किसका है? समस्या समाधान उपागम का है। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को बाधित नहीं करता। क्या ऐसा फैक्टर है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट नहीं करता है? वो आपकी अंतर्दृष्टि, आपका इंसाइट। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? कि बच्चे को कुछ ना कुछ समस्या हल करने के लिए दे दो तो वो अपने काम में लगे रहेंगे। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु के 3 संवेग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 संवेग होते हैं। वे 3 संवेग कौन से होते हैं? भय, क्रोध और प्रेम। यानी कि आपका डर, आपका एंगर, ठीक है, फियर आपका आ जाएगा इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर आ जाएगा फियर, आपका एंगर और लव। 3 संवेग, 3 इमोशन, संवेग यानी कि इमोशन, ये 3 इमोशन बच्चे के अंदर, नवजात बच्चे के अंदर, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर होते हैं। वॉटसन ने ये बताया था। ऋणात्मक संवेग यानी कि नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं? नेगेटिव इमोशन है आपके घृणा करना, क्रोध करना और डरना। संवेग का संबंध होता है आपकी भावनाओं से, इमोशंस आपकी फीलिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, यानी कि नेगेटिव जो आपकी नेचर होती है वो कैसे होता है? आपका घृणा, भय, क्रोध। पलायन क्या होता है? मूल प्रवृत्ति। किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होना है। ये किसने कहा था? ये कहा था कोल और ब्रूस ने। संवेग चेतना की वो अवस्था है, इमोशंस वो स्टेज है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ये बात किसने कही थी? जे.एस. रॉस ने कही थी। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में एक एवं अनुशासन में प्रभावी होता है ये संवेगात्मक समायोजन। क्रोध और भय होता है आपके संवेग है, इमोशंस है। संवेगों की उत्पत्ति होती है आपकी मूल प्रवृत्ति, बेसिक नेचर से। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने दिया था? वुडवर्थ ने कहा था। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल शाब्दिक अर्थ है संवेग शब्द का। संज्ञान और संवेग के बारे में क्या सही है? ये संज्ञान यानी कि कोग्निशन और संवेग यानी कि इमोशन। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और रोस ने संवेग को कितने पार्ट्स में बांटा था? 3 टाइप्स में बांटा था। संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या सार्थक है? खेलना। स्वयं की भावनाएं एवं संवेगों को नियंत्रित करने के लिए संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाएगा? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति किस समय से प्रारंभ हो जाती है? जन्म के समय से ही बच्चा जो है अपने इमोशंस को क्या करना शुरू कर देता है? एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है? किसने दिया? विलियम मैकडुगल ने दिया। मोटिवेशन 2 प्रकार की होती है, अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है आपकी, आंतरिक और बाह्य, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को क्या कहते हैं? पॉजिटिव मोटिवेशन। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, ये सब चीजें क्या है? ये आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाह्य प्रेरणा है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मोटम वर्ड से हुई। मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को क्या माना? एक यंत्र माना, एक टूल माना। जन्मजात प्रेरक क्या होता है? आपका भूख। जन्मजात प्रेरक नहीं है मद व्यसन। प्राणी के सभी व्यवहारों के पीछे एक निहित कारक है, वो होता है आपकी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम यानी कि मोटिवेशन लर्निंग क्या है? सहायक अंग है। मनोवैज्ञानिकों के कारण अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशनल साइकिल के क्रमिक कदम का कौन सा है? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन या लक्ष्य। अभिप्रेरित शिक्षा, मोटिवेटेड टीचिंग का संकेतक माना जाता है किसको? विद्यार्थी को द्वारा प्रश्न पूछने को। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या उपयुक्त नहीं है? वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ऐसा नहीं है, मोटिवेशन बच्चे को उसकी प्रिय स्थिति, इंटरेस्टेड स्थिति की ओर लेकर जाता है या किसी भी सिचुएशन को इंटरेस्टेड बनाता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रंस होते हैं वो हमेशा सफल हों ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना उचित है उसके गहन अध्ययन के लिए, ताकि वो बच्चा डीप स्टडी कर सके। जन्मजात अभिप्रेरक क्या होता है? आपका निद्रा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये बात किसने कही? मैकडुगल ने कही। कक्षा में शिक्षक के तौर पर निर्धारित कर, श्यामपट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण देकर बच्चों को सक्रिय भागीदारी करके हम क्या करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं।
सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्या करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है पुरस्कार की। जो बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है ऑलरेडी, उसको किसी रिवॉर्ड की अवार्ड की जरूरत नहीं होती। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले एक विषय वस्तु को भले के प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ रही है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है आपका अनुकरण करना, प्रशंसा करना, निंदा करना, प्रतियोगिता देना। प्रेरणा का सही संबंध वही संबंध उपलब्धि से है जो कि अधिगम का है, बोध से। यानी कि आपका मोटिवेशन जिस तरीके से उपलब्धि से रिलेटेड है, अचीवमेंट से रिलेटेड है, मोटिवेशन अचीवमेंट से है और लर्निंग आपके कॉग्निशन से है। उत्सुकता परीक्षण घटक है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, उत्सुकता यानी कि क्यूरियोसिटी। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति के द्वारा। अर्जित प्रेरक का एक उदाहरण है आपकी रुचि। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है आवश्यकता शब्द का। अभिप्रेरित बालक प्रदर्शित नहीं करता समूह से अलगाव का गुण। यानी कि जो बच्चा मोटिवेटेड होता है वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ग्रुप से अलग हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बात किसने कही? बंकिंघम ने कही। बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये टर्मन ने कहा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य आदि। थोर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, आपकी सोशल इंटेलिजेंसी और गामक या यांत्रिक बुद्धि। 120 कारक सिद्धांत किसने दिए थे? जेबी गिलफोर्ड ने। कैटल का सिद्धांत कैटल ने दिया था। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि परीक्षण को सामान्यतः रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट, और सामूहिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। व्यक्तित्व में आपका व्यक्तित्व शाब्दिक वर्बल टेस्ट आ जाएगा और नॉन वर्बल टेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली ग्रुप में आ जाएगा आपका वर्बल और नॉन वर्बल। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट ये होता है आपका, सेना का सामान्य वर्गीकरण के लिए किया जाता है। ग्रुप का नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट जो होता है वो होता है आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। वेस्लर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अकॉर्डिंग, अगर कोई स्टूडेंट की बुद्धि लब्धि 120 से 129 होगा तो वो क्या होगा? श्रेष्ठ बुद्धि वाला या इंटेलिजेंट बच्चा उसको कहा जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट उसको कहा जाएगा। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में क्या गलत है? आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, ये गलत है। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। जी कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार निर्भर होता है? सामान्य बुद्धि। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य कथन क्या है? यह है कि काल अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? बुद्धि के लिए किया जाता है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे कि पराघटक बुद्धि द्वारा लिया जा सकने वाले विविध रूप जैसे कि सृजनात्मक विधि को शामिल करते हैं, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। बुद्धि लाभदांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, यानी कि उच्च रूप से। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आयु IQ कितनी होगी? 125 होगी। बच्चे की मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। त्रिआयामी सिद्धांत यानी कि ट्राई एस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी है? 110। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाना चाहिए। वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव मेथड, अलग अलग तरह के मेथड्स आपके होने चाहिए। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बच्चा कहेंगे आप, इंटेलिजेंट टैलेंटेड बच्चा उसको कहेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, अब ये आपके इंटेलिजेंसी के कुछ थ्योरी है, इनको आप जरूर रखिएगा, इनसे आपके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। एक कारक सिद्धांत आपका किसने दिया था? बीने ने, टर्मन ने, स्टर्न ने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक आपका स्पीयरमैन ने दिया था। बहुत्व या असत्तात्मक सिद्धांत दिया था आपका थोर्नडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता दिया था थोर्नडाइक ने। 6 या 7 कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत दिया था जी थॉमसन ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था वर्ट वर्नन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था आरवी कैटल ने।
पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था फिलिप बर्नर ने। तृतीय सिद्धांत दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का पांच मॉडल दिया था जेपी दास जी ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीएस कारक सिद्धांत दिया था स्पेयरमैन ने। और जीएस फैक्टर के प्रतिपादक थे आपके स्पेयरमैन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी से रिगार्डिंग है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि है प्रश्नावली। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आंसर करो। व्यक्तित्व मूल्यांकन की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? केस अध्ययन करो, यानी कि केस स्टडी कह सकते हैं। अच्छे परीक्षण की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो जो टेस्ट होता है वो विश्वसनीयता होना चाहिए, वैध होना चाहिए, मानक होना चाहिए, यानी कि आपका रिलायबल हो, आपका वैलिड होना चाहिए। पराह का संबंध है संस्कार और नैतिकता से। इद और इड कह सकते हैं हम इसको, इड और ईगो। इद और अहम का संबंध किससे है? इद का है आपका पार्श्विक जगत से और अहम का है आपका यथार्थ जगत से। इड, अहम और पराहम का संबंध किससे है? फ्रायड ने ये दिए थे। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑलपोर्ट थे। रोरशा मार्स परीक्षण कितने कार्डों का प्रयोग करते हैं? 10 कार्ड का। टेट की रचना किसने की थी? मार्गन में मूरे ने। टेट परीक्षण के में कितने कार्ड का यूज होता है? 31। अहम है वास्तविकता, भौतिक जगत से रिलेटेड, यथार्थ जगत से जुड़ा हुआ। और जो इद है, इड इसको कहते हैं इंग्लिश में, वो सुखवादी सिद्धांत और भौतिक सुख से जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व की संरचना में इड और ईगो या इद और अहम अत्यम 3 तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस मानी जाती है, वो है फ्रायड ने कहा था। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है जैविक, आनुवंशिक और पर्यावरणीय संबंध। व्यक्तित्व भी व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, वुडवर्थ ने कहा था। व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये वॉटसन ने कहा था। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है, वुडवर्थ ने कहा। इड, ईगो, सुपर ईगो मानव की संरचना का एक अभिन्न अंग है, फ्रायड ने कहा था। मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड थे। व्यवहारवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे जेवी वॉटसन। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? केस स्टडी करना। प्रकृति का क्या नियम है? कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर कंसेप्शन सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? गॉल्टन ने दिया। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधि है बुद्धि परीक्षण करना, उपलब्धि परीक्षण करना, अभिरुचि परीक्षण करना। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी कि स्पीड में अलग अलग होते हैं। सीक्वेंस हमेशा सेम होती है, स्पीड हमेशा डिफरेंट होती है, ये बात ध्यान रखना है। शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करा सकता है? बच्चे के चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कराओ, जितना ज्यादा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कराओ उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में कुछ ना कुछ यूनिकनेस रखता है, एक जैसे नहीं होते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, आप डिफरेंसेस कहाँ पा सकते हैं? किसी भी लेवल पर पा सकते हैं। इंटेलिजेंस लेवल पर हो सकता है, अभिवृत्ति में हो सकता है, गति वाही में हो सकता है। प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और वरिष्ठ व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। यह कथन किसने दिया? टर्मन ने दिया था। डीहोन और कफ की सूची के आधार पर प्रतिभावान बालकों के संदर्भ में क्या सही है? सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं, कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं, ऐसे बच्चे सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षक की विशेषता के बारे में सही नहीं है। ये नहीं है कि विशिष्ट प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र का होना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्रिएटिव लर्नर वो है जो कि पार्शियल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे होते हैं। मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन विशेषता है किसकी? संरचनात्मकता की, या कहें तो आपके क्रिएटिवनेस की। टेलर महोदय के सृजनात्मक के प्रकार में किसको सम्मिलित किया जाता है? चित्रपूर्ति परीक्षण, व्रत परीक्षण, टीन के डिब्बे का परीक्षण। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, ये कथन किसने दिया था? जेम्स ड्रेवर ने। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है अपरिवर्तनशीलता, यानी कि जो आपकी क्रिएटिवनेस है वो आपकी चेंजेबल नहीं होती कि आपकी कभी भी चेंज हो गई। 1 मिनट में आप में क्रिएटिवनेस आ गई और 1 मिनट में आप में क्रिएटिवनेस चली गई। सृजनात्मकता मुख्य रूप से होती है, आप सारी चिंतन करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर में प्रोन्नत करने का मतलब है संवर्धन करना, उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ करना। किसको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते? प्रतिभाशाली बच्चों को। बुद्धि सृजनात्मकता में सहसंबंध पाया जाता है धनात्मक, पॉजिटिव। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है मितव्ययता, यानी कि वेस्टेज भी आप एक तरीके से इसको कह सकते हैं। अभी क्षमता के प्रकार होते हैं आपकी अर्जित शक्ति, गुप्त शक्ति, भावी शक्ति। रुचि से तात्पर्य व्यक्ति की पसंद से होता है। रुचि किया हुआ ध्यान है, मैकडूगल ने कहा। रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है, ड्रैगर ने कहा।
ड्राइवर ने, सॉरी। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो ने कहा। रुचि के प्रकार है आपके जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि। मूल्यांकन का महत्व है, यह छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की कमजोरियों को बताता है और बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है। मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि आपका समेटिव असेसमेंट। क्या किया जाता है? समेटिव असेसमेंट या इवेल्युएशन आप इसको कह सकते हैं। अध्ययन के बीच बीच में होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कह सकते हैं। अधिगम के संदर्भ में अच्छे मूल्यांकन का क्या मानदंड होना चाहिए? विश्वसनीय तो होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है संकीर्णता, कि बिल्कुल संकीर्ण नहीं होने चाहिए, जो कि भाई लिमिटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होने चाहिए। मूल्यांकन का प्रयोजन, पर्पस क्या होता है? यह पता लगाना कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत और अधिगम शैली क्या है, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग उनको टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे सके। सतत और व्यापक मूल्यांकन में, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का मतलब यह है, व्यापक का मतलब है कंप्रेहेंसिव, कि सिर्फ एक चीज पर फोकस ना करके बच्चे का ऑल ओवर एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया जाए। एजुकेशनल के साथ साथ को एजुकेशनल जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, मोरल एस्पेक्ट हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया, सभी एस्पेक्ट का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत का मतलब है कि बच्चों का कंटिन्यूसली मूल्यांकन होता रहना चाहिए। फॉर्मेटिव असेस के लिए उचित उपकरण क्या है? नहीं है सत्र शिक्षा। सत्र शिक्षा तो आपकी समेटिव होती है। फॉर्मेटिव के लिए आता है आपका क्लास टेस्ट हो गया, Q&A हो गया, इस तरीके से आपका हो सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बच्चों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना मूल्यांकन के लिए हम करते हैं। किसी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय क्या है? वैधता, उसकी वैलिडिटी। शैक्षिक मूल्यांकन में मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक विकास में, जब आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसमें इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका मतलब क्या होता है कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना, कि बच्चों की प्रोग्रेस कितनी हो रही है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से। केवल कागज और पेंसिल के द्वारा जांच करना के आकलन को सीमित कर देता है। मानक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय लक्षण, अच्छा लक्षण क्या है? विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। बाह्य कारकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, यह आधारित होता है विद्यालय आधारित आकलन सिद्धांत पर। CTE कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंशन इवैल्यूएशन में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है 40%, 60%। 40% आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, 60% आपका, सॉरी, यहाँ पर जो CCE होता है वो 40% आपका औपचारिक भी होता है और 60% आपका योगात्मक होता है, समेटिव होता है। मूल्यांकन का जो है मानक कोई प्रकार नहीं है। तो दोस्तों ये आपके 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। CDP के अंदर यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप कुछ काम कर रहे हैं, काम को करते करते भी इसको आप सुन सकते हैं। स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी में जाकर, स्पीड में जाकर जो है आप वीडियो की स्पीड को कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ काम को करते करते सुन सकते हैं, ताकि 500 में से आपको कुछ 150 कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में बैठेंगे, जो कि आपको एग्जाम में जो है हेल्प